हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन करेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1 होगा, अध्याय फर्स्ट होगा। और वह अध्याय फर्स्ट है आपका कब, कहाँ और कैसे। मतलब कैसे, कब और कहाँ क्या घटनाएं घटित हुई, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग बार बार पढ़ने के बदौर जो है एक ही बार पढ़ें और चैप्टर वाइज पढ़ें, जिससे हमारी हर क्वेश्चन जो है बनती जाए और हम उसको समझते जाएं। तो सबसे पहले हमें ये मिलता है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि हिस्ट्री का मतलब सुनने में आपको ये मिलता है कि हिस्ट्री का मतलब यही है कि तारीख और सन को याद कर लेना, कब घटनाएं कब घटित हुई, इन सब को याद कर लेना, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, यही सब क्या है, हमारी हिस्ट्री है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि एक वक्त था जब इतिहासकार, जो इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, वह तारीख के जादू में ही खोए रहते थे। मतलब तारीख के जादू कहने का मतलब ये है कि तारीखों का उनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ था। नशा किस बात का था? तो नशा जो थी सत्य की हुआ करती थी। वह बादशाहों के घरानों में रहा करते थे और उन बादशाहों की ताजपोशी का ध्यान दिया करते थे कि किस राजा की ताजपोशी कब हुई, कैसे हुई, कौन सा युद्ध से हुआ, है ना। इन तारीखों पर उनकी क्या होती थी, ध्यान होती थी। और उस तारीखों को बहुत ही चुनिंदे तरीके से, बहुत ही आनंदमयी तरीके से, रहस्यमयी तरीके से वो अपनी किताबों में क्या करते थे, अंकित कर देते थे। तो वह एक समय हुआ करता था जो इतिहासकार उन राजाओं के युद्धों के बारे में, उनकी ताजपोशी के बारे में क्या होते थे, लिप्त रहते थे, अंकित किया करते थे। और उनको पढ़ करके जो पाठक लोग थे, पढ़ करके अपने आप को क्या करते थे, अपने आप को उसी इतिहास के अनुसार अपने मेंटली को क्या करते थे, फिट करते थे। अब यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि सबके मुख से आती कि इतिहास तो क्या है, बहुत उबाऊ है। क्यों उबाऊ है? कि बस तारीखें रटते जाओ, यदि तारीख याद नहीं तो इतिहास नहीं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमने कैसे पढ़ा, हमने पढ़ने के तरीके कौन कौन से अपनाए, आपकी जॉब कब लगी, किस दिन ज्वाइनिंग किए, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है एक इतिहास को ही दर्शाती है। तो ये कह रहे कोई शक नहीं कि इतिहास जो है अलग अलग समय आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और कैसे बदलाव आए, और हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं। हम किसकी तुलना करते हैं? अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं। और यही अतीत और वर्तमान की तुलना करते ही हमारी क्या है, इतिहास है। और अतीत से वर्तमान की तुलना करते करते हम पहले और बाद की तुलना करने लगते हैं। तो इतिहास क्या है? वर्तमान की उपस्थिति में अतीत की क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, यही हमारी क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह उठे और चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही ज़बान पर चढ़ा और इसकी प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दिया भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने चखा, उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं चलती रही। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाय जो है लोगों ने इस दिन से पीना शुरू कर दिया था। ये तारीखें हैं।
तो कोई भी घटनाएं जो घटित होती है, ठीक है, वह कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो धीरे धीरे प्रक्रियाएं क्या होती रहती है, चलती रहती है, और जब एक दिन सामने आ जाती है, जब उसकी बाहुल्यता हो जाती है, तो वही इतिहास हमारी बनकर रह जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास में लिखे हर एक गवर्नर जनरल का शासन क्या है, महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, के शासनकाल से शुरू होती है, और आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते हैं। यह है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि हम बात करें तो इतिहास के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे भारत के, वह है वारेन हेस्टिंग, और जबकि आखिरी जो है वायसराय वह कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जो कर रहे हैं, हेस्टिंग, वेलेस्ली, बैटिंग, ठीक है ना, विलियम वेंटिंग है, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग है, लॉरेंस है, पिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये इतिहासकार के अंतर्गत नहीं आए, लेकिन हमें क्या रखे, हमने याद के रूप में रखा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन को, कि यहीं से क्या होती है, इतिहास खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि अवधियाँ कैसे तय करते हैं, तो बात कर ले हम स्कॉटलैंड। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो थे और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक लिखी गई, वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई, ठीक है। जेम्स मिल क्या थे? तो वह एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक को लिखा। इस किताब में क्या है कि उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांटा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेम्स मिल की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, और 3 कालखंड कौन कौन है? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वाले में बांटा गया। यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है कि जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज, जो भी एशियाई समाज है, वह एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। एशियाई समाज, जो हम लोग एशियन लोग हैं, एशिया के अंतर्गत रहते हैं, वह यूरोप से क्या है? पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी थी, ये थी कि भारत में अंग्रेज़ के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान बादशाहों का राज चलता था। क्या चलता था? राज हुआ करता था। और यहाँ पर केवल यदि बात कर लें कि यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल का लिखना है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पुस्तक के अंतर्गत कि जब भारत के अंतर्गत अंग्रेज़ नहीं आए थे, तो यहाँ पे धार्मिक बंधन हुआ करता था। हिंदू और मुसलमान ही जो थे राजशाही तानाशाह हुआ करते थे, राज चलाते थे, और अंधविश्वासों का बोलबाला था। लेकिन ऐसा नहीं है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल का कहना है कि ब्रिटिश शासन जो था भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या था कि इसी के लिए कैसे ले जा सकता था? तो ले जाता था इस प्रकार से कि यहाँ से क्या करता हुआ कि भारत में जो यूरोपीय व्यक्ति हैं, ठीक है ना, भारत में जो यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों को लागू किया जाए,
मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, और उनका मानना था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। देखिए, मिल को एक गलत फहमी थी। क्या थी? मिल को यहाँ पे एक गलत फहमी हो रही है कि यदि भारत के अंतर्गत अंग्रेज नहीं आते तो जो हमारा भारत हिंदुस्तान है वह प्रगति नहीं कर सकता था। उनका ये राय है कि अंग्रेजों को भारत पर क्या कर लेना चाहिए था? कब्जा कर लेना चाहिए था। किस लिए करना चाहिए था? ताकि भारतीय जनता को सुखी और जीवन प्रदान किया जा सके। वह भारतीय सभ्यता को क्या मानते थे? अनसिविलाइज मानते थे। उनका कहना था कि यदि भारत को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, विकसित होना है, ज्ञान और सुख देखना चाहते हैं, तो अंग्रेजों को इस पर क्या करना चाहिए? कब्जा करना जरूरी है। देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर के अंतर्गत हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल एक उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की आवश्यकता थी या जरूरत होती? अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब यह कहना चाहते कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। तो उनका जब एक धर्म नहीं हुआ करता था, जैसे हिंदू राजाओं के अंतर्गत कोई बौद्धिस्ट हो गया, कोई जैनिज्म हो गया, कोई राजा पहले जैनिज्म हुआ करता था, कोई राजा कभी हिंदू हुआ करता था, वह आकर के बौद्ध को मानने लगा, कोई सिख को मानने लगा, तो इनके जो थे धर्म एक नहीं हुआ करते थे। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हिंदू या मुसलमानों का दौर कहा जा सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, और इस खंडों में बांटने की जो बुद्धि आई, जो विवेक आया, वो कहाँ से आ गया? पश्चिम से आई। पश्चिम में यदि बात कर लेंगे, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों को विकास युग का माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र, मुक्ति, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिक ताकतों का विकास का युग माना जाता है। तो हमने देखा कि इतिहास को 3 काल खंडों में बांटने की समझ कहाँ से आई? पश्चिमी सभ्यता से आई। पश्चिमी सभ्यता में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। किसको? पश्चिमी में आधुनिक काल को। अब देखते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक क्या होता है? तो औपनिवेशिक का मतलब, औपनिवेशिक या औपनिवेशिक युग, तो औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी देश के ऊपर कब्जा करके अपने मनमानी तरीके से अर्थव्यवस्था को, समाज को नियंत्रण करते हैं, और नियंत्रण करने के बाद अपनी मनमानी तरीके से वहाँ पर आयात निर्यात करते हैं, अपने मनमाने तरीके से फसलों को उगाते हैं अपने लाभ के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, अंग्रेजों ने हमारे क्या किया? देश को जीता, और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। पहले जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद भारत पर किस तरह से कब्जा किए? उन्होंने स्थानीय जो नवाब हुआ करते थे उन नवाबों से युद्ध करके उनके ऊपर कब्जा कर लिए। जब कब्जा कर लिए तो शासन उनका हो गया। तो शासन जब हो गया तो उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने क्या देखा कि जो इकोनॉमिकली है उसको पूरी तरीके से क्या किया? उन पर नियंत्रण कर दिया। जहाँ से पूरी सत्ता संभाली जा रही है उस पर वो आसीन हो गए, और जब आसीन हो गए तो सारे खर्चे निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। क्या लेने लगे? टैक्स लेने लगे, रेवेन्यू लेने लगे।
तो ना क्षेत्रीय पैसा वसूल करने लगे टैक्स के रूप में। जब राजस्व वसूल करने लगे तो उनकी ज़रूरतों की चीज़ें क्या हो गई, सस्ती कीमत पर खरीदने लगे और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करने लगे। तो ये सारे बदलाव आ गए। तो जब इतनी सारी बदलाव आई तो ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। तो हमने देखा कि जब ये देखिए, अब हम देखते हैं औपनिवेशीकरण क्या होता है। यहाँ पे हमारी मेन टॉपिक है औपनिवेशीकरण क्या होता है। तो औपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई जो है, आप ब्रिटिश या इंग्लैंड के निवासी या कोरियन या इटालियन, नेपालियन किसी से मान लीजिए शादी कर ली। शादी करने के बाद जो है आपके घर आ गई और आने के बाद जो है वह अपनी सत्ता धीरे धीरे संभालने लगी। ठीक ना। अपनी सास से क्या कर ली, चाबी ले ली घर की पूरी। जो उनके लड़के लड़कियां हैं, जो उसके रिलेशन वाले हैं, उनके ऊपर कब्जा कर ली। कब्जा करने के बाद जो है अपने समाज में कब्जा कर ली। फिर उनको अपने तौर तरीके, पहनावा, ये सारी चीज़ें करने लगी तो उसका पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। जब कब्जा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो हमने देखा कि जब एक देश दूसरे देश को दबदबे में आकर के कि ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब देखिए, बात कर लेंगे हम यहाँ पे सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए जाते थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने क्या होते थे, रिकॉर्ड रूम होते थे। और रिकॉर्ड रूम महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको क्या कहते हैं, आर्काइव कहते हैं। तो आपको टॉपिक क्या मिल रही है, आर्काइव क्या है, मतलब अभिलेखागार है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को रखे जाते थे। अब देखते हैं हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ थे, उन अंग्रेज़ों का दबदबा कैसे हुआ, अंग्रेज़ 200 सालों तक शासन कैसे किए। तो देखिए, सर्वेक्षण का बड़ा महत्व, उनको सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, सर्वेक्षण पर विश्वास था। सर्वेक्षण पर वो ध्यान देते थे। सर्वेक्षण पर ध्यान देने की जरूरत क्या थी कि जो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण होता गया। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था, अंग्रेज़ों को ऐसा विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए क्या होगा, उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। यदि हम किसी के घरों पे कब्जा करना चाहते हैं, किसी के घर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति की पहचान, हर एक व्यक्ति के वर्क को, हर एक व्यक्ति की पसंद और नापसंद को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। और जब उसकी सारी चीज़ों को, गतिविधियों को, सारी एक्टिविटी को हम जान जाएंगे तो उसके ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, अपना अधिकार जमा लेंगे। अब देखिए, जब 19वीं शताब्दी चल रही थी तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है देश का नक्शा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किए जाने लगे। ठीक ना, देख रेख किया जाने लगा। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासकारों और फसलों पर लगाया जाता था। इन सारी चीज़ों को मैंने कैसे कहा कि यदि अधिकार प्राप्त करना है तो सर्वेक्षण रखना होगा। तो इन सारी चीज़ों पर, तो हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की पेड़ पौधे, हमारे देश की मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पर मिलने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु, इन सारी चीज़ों पर इतिहासकारों ने क्या किया, अपना फोकस बनाए रखा। अब देखिए, अंग्रेज़ों का ये मानना था कि अंग्रेज़ों की राय में इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों का जानना जरूरी था। मैंने जो अभी बताया आपको, 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाकों, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण किए जाते थे। इतनी सारी सर्वेक्षण किए जाते थे। ठीक है, तभी तो हम भारत के ऊपर क्या कर सकते थे, अंग्रेज कब्जा कर सकते थे।